दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। जो कि हमने लास्ट वीडियो डाला था, अपर लिम के जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम एब्डोमेन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसके, एब्डोमेन के, ओके, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। इतना कर लिए जितना मैं बता रहा हूँ, तो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इतना कर सकते हो, इतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई टॉपर बनने की ख्वाहिश रखता है तो उसको इसके अलावा भी कर सकता है, ओके। बट ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो तो क्या प्राइमरी है, आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? तो शुरू के दो चैप्टर जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि शुरू के जो दो चैप्टर हैं उससे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ओके। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसके ऊपर आता है, रेक्टस शीथ के ऊपर। रेक्टस शीथ के ऊपर क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन किससे होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लियर है? एंड फंक्शन भी आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा में, तो ये आपका एसएक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो अम्बिलिकस होता है उसके अराउंड कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल रिमेनेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल रिमेनेंट्स एट अम्बिलिकस, ओके। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, इंग्वानल रीजन। इंग्वानल रीजन जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन इंग्वानल रीजन का, इंग्वानल लिगामेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो आपको एसएक्यू में भी आ सकता है और एलएक्यू में भी आ सकता है। क्लियर है? तो एसएक्यू वगैरह जिसमें भी इंग्वाइनल लिगामेंट शॉर्ट नोट आएगा तो आप नॉर्मल लिख देना, उसके अलावा आप हेडिंग्स के अंदर में लिखना। क्लियर है? कौन कौन सी हेडिंग के अंदर लिखोगे, सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख के लिखना होता है कि एक्सटेंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। क्लियर है? देन आपको लिखना है इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है उससे क्या होता है, 3 एक्सटेंशंस निकलते हैं, तो उन एक्सटेंशन का नाम लिखकर और उनके बारे में 2 पॉइंट लिख सकते हो कि ये जो एक्सटेंशंस निकल रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, ओके। इसके अलावा आप सब इंग्वानल स्पेस जो होता है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इंग्वानल लिगामेंट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर आता है, फेमोरल शीथ के ऊपर आता है। फेमोरल शीथ पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, फेमोरल केनाल पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, और फेमोरल शीथ और फेमोरल केनाल जो है इन्हीं दोनों का अप्लाइड क्वेश्चन है क्या, फेमोरल हार्निया, ओके। तो ये तीनों क्वेश्चंस क्या इंटरलिंक्ड है, तो इन पे भी शॉर्ट नोट्स बनने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलएक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इंग्वाइनल केनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है कई बार, और चांसेस बहुत रहते हैं इसके आने के। एसएक्यू एलएक्यू दोनों में आ सकता है। क्लियर है? तो जनरली अगर एलएक्यू में आता है तो उसकी सब हेडिंग, मतलब हेडिंग्स के अंदर आपको लिखना है, या फिर हेडिंग्स डायरेक्टली आपको एग्जाम में दे देंगे। तो पहली हेडिंग होती है भाई ग्रोस एनाटॉमी में, तो सभी लिखेंगी, ओके। तो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है इंग्वाइनल केनाल। देन नेक्स्ट क्या है, इंग्वाइनल रिंग्स होती है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, इनके बारे में लिखना है आपको। देन नेक्स्ट है आपको कंटेंट्स लिखना है, इंग्वाइनल केनाल की कंटेंट्स क्या क्या है। इंग्वाइनल केनाल के अंदर ही क्या होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। क्या होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड पे अलग से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है भैया, तो इसको भी आप अलग से रेडी करोगे। क्लियर है? स्पर्मेटिक कॉर्ड की जो है कवरिंग्स वगैरह पूछते हैं, और जनरली वाइवा में भी पूछी जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ओके। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये तो ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बाउंड्रीज ऑफ इंग्वानल केनाल, बाउंड्रीज क्या क्या है। और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, क्या, मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटीग्रिटी। जो इंग्वानल केनाल होती है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बॉल वॉल्व मैकेनिज्म, स्लिप वॉल्व मैकेनिज्म, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं 2-3, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएक्यू में अलग से पूछ सकते हैं आपसे, अलग ही एसएक्यू में क्वेश्चन आ सकता है क्या, व्हाट आर द मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंग्वानल केनाल, ओके। सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। उसके अलावा एक क्वेश्चन रह गया है, इंग्वानल केनाल जो है उसके अप्लाइड पोर्शन में आएगा क्या, इंग्वानल हार्निया। इंग्वानल हार्निया जो मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्वानल हार्निया अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, एलएक्यू में भी आ सकता है, एसएक्यू में भी, ओके। इंग्वानल हार्निया जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या,
डायरेक्ट इंग्वानल हार्निया और एक क्या होता है इनडायरेक्ट इंग्वानल हार्निया। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये जो इंग्वानल हार्निया जो है ना, इसमें मेनली आपको डायग्राम बनाना होगा। मेनली क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना दिया, उसकी जो लेयर्स वगैरह होती है, तो आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। ठीक है। देन इंग्वानल हार्निया जो ये लिखा है कवरिंग का डायग्राम, उसके अलावा दोनों में डायरेक्ट इंग्वानल और इनडायरेक्ट इंग्वानल हार्निया में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये, या फिर क्या होगा ऐसे क्यों आ जाएगा आपसे डायरेक्ट इंग्वानल, डायरेक्ट पूछ लेंगे या इनडायरेक्ट पूछ लेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इंग्वानल रीजन और उसके जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब हमने देख लिए। आइए अब चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन। तो विश्राम सिंह में जो 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, तो इस पार्ट में जो टेस्टिस के बारे में लिखा हुआ है, क्लियर है। टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, LAQ में आ सकता है ये भी। क्लियर है। तो टेस्टिस जो है किस हेडिंग्स के अंदर में आ सकता है, या तो नॉर्मल शॉर्ट नोट आ जाएगा, क्लियर है, और कभी LAQ में के फॉर्म में आता है तो आपको टेस्टिस की ग्रोथ एनाटॉमी लिखना पड़ेगी। देन टेस्टिस की कवरिंग जो होती है, कवरिंग लिखना पड़ेगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया टेस्टिस का डेवलपमेंट, टेस्टिस का डेवलपमेंट एंड डिसेंट ऑफ टेस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, डिसेंट ऑफ टेस्टिस 2020 में ही आया है ये क्वेश्चन, है ना, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। और उसका जो अप्लाइड पोर्शन होता है वो, उसके अलावा टेस्टिस की जो हिस्टोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। आपको पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा, या तो फिर आपकी हिस्टोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आ सकती है। देन टेस्टिस की ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, तो ये आपका टेस्टिस का क्वेश्चन भी कवर हो गया। देन चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 जो है एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। ये चैप्टर जो थोड़ा रफ सा लगता है, लेकिन इस पर फिक्स है 4 या 5 क्वेश्चन है, इसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान दीजिए, शॉर्ट नोट आता है इस पर जनरली, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आता है। ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम जो होती है, इन दोनों पे शॉर्ट नोट आ सकता है, और शॉर्ट नोट दोनों में से आया कभी तो वही पूछेंगे शॉर्ट नोट। उसके अलावा शॉर्ट नोट में आपको लिखना क्या है, इसकी अटैचमेंट लिखना है, ग्रेटर लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट लिखना है, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं ये लिखना है। क्लियर है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शंस जो है आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि पेरिटोनियल फोल्ड्स वगैरह इन पे अक्सर एग्जामिनर जो आता है एक्सटर्नल वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, रूट ऑफ मिजेंट्री। मिजेंट्री जो होती है उसकी रूट के अटैचमेंट पूछते हैं। क्लियर है। उसके अलावा मिजेंट्री पे अलग से भी शॉर्ट नोट आ सकता है, और उसके जो कंटेंट्स हैं और अटैचमेंट भी साथ में। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुआ, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम एंड रूट ऑफ मिजेंट्री। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है क्या, ग्रेटर सेक और लेसर सेक। ग्रेटर सेक एंड लेसर सेक, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। और याद रखिएगा जो लेसर सेक होता है उसका एक और नाम क्या है, ओमेंटल बर्सा। कंफ्यूज मत हो जाना, लेसर सेक जो है उसका एक और नाम क्या है, ओमेंटल बर्सा। क्लियर है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, एपिप्लोइक फोरामिना। एपिप्लोइक फोरामिना, एपिप्लोइक फोरामिना पे भी अक्सर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ याद रहे या ना रहे, एपिप्लोइक फोरामिना जो होता है उसकी बाउंड्रीज आपको याद होना चाहिए, है ना। एक तो बाउंड्रीज आपको याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि एपिप्लोइक फोरामिना किसके बीच में पाया जाता है। अब ये तो भैया आप लोग पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है, एट लास्ट आपको बस एक देखने के लिए ये कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लास्ट टाइम में जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है वो कर पाए। क्लियर है। तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 6 एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने 2 उस पर अंडरलाइन किया हुआ है। किस पे, स्टमक पे और स्प्लीन पे। किस पे अंडरलाइन की हुई है, एक तो स्टमक पे किया अंडरलाइन, और दूसरी अंडरलाइन किस पे है, स्प्लीन पे। ओके, तो स्टमक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए स्टमक पे कैसे क्वेश्चन आएगा। जब भी स्टमक पे क्वेश्चन आए आपको नॉर्मली सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वही ग्रॉस एनाटॉमी लिखना है, स्टमक की लोकेशन वगैरह लिख सकते हो, उसके एक्सटर्नल फीचर्स लिख सकते हो। क्लियर है। ये सभी चीज़ें जो किस में आती है, ग्रॉस एनाटॉमी में आती है। याद रखिएगा एनाटॉमी में कुछ भी क्वेश्चन आए आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने लिखी है ऊपर वो तो लिखना ही लिखना है ना, कि इंट्रोडक्शन लिखना है बेसिक, उसकी ग्रॉस एनाटॉमी लिखना है, लोकेशन कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज़ें तो आपको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद स्टमक के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्टमक के रिलेशंस में आपको दोनों रिलेशन लिखना है। स्टमक के पेरिटोनियल रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया स्टमक के क्या, विसरल रिलेशंस। ओके, विसरल रिलेशन
ठीक है, LAQ के फॉर्म में तो इस टाइप से आएगा, लेकिन विसरल रिलेशन जो है ना वो आपसे अलग से भी शॉर्ट नोट आ सकता है। किसके ऊपर? स्टमक बेड के ऊपर। स्टमक के जो पोस्टीरियर रिलेशंस जो होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं क्या? स्टमक बेड। तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और वाइवा में भी अक्सर पूछ लेते हैं आपसे स्टमक बेड कौन कौन बनाता है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया क्या? रिलेशंस ऑफ स्टमक। क्लियर है, मिट गया यहाँ पे रिलेशंस, ठीक है। देन आता है क्या नेक्स्ट पॉइंट? ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर? ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ब्लड सप्लाई जो है अलग से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं ना, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ब्लड सप्लाई में भैया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ब्लड सप्लाई जब भी पूछी जाए तो आपको आर्टेरियल सप्लाई भी लिखना है और वेनस ड्रेनेज भी लिखना है। याद रखिएगा स्टमक की ब्लड सप्लाई पे लास्ट ईयर ही 2020 में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ब्लड सप्लाई में केवल आर्टेरियल सप्लाई लिख दी, वेनस ड्रेनेज क्या किया, छोड़ दिया, तो उनके नंबर कट जाएंगे। क्लियर है, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है जब भी पूछी जाए ब्लड सप्लाई तो, ठीक है। देन लास्ट नंबर पे क्या, इंटीरियर फीचर्स जो होते हैं स्टमक पे है ना, फोल्ड्स वगैरह जो पाए जाते हैं वो सभी चीज़ें लिखना है। उसके अलावा स्टमक की लेयर्स कितनी होती है ये लिखना है। और याद रखिएगा स्टमक की भी हिस्टोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा किसके ऊपर? स्प्लीन के ऊपर। किसके ऊपर आएगा बेटा? स्प्लीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। स्प्लीन तो याद रखिए वाइवा में भी जब आपका मेन वाइवा होता है वहाँ पर भी स्प्लीन रखी हुई रहती है। स्प्लीन आपको उठाने का बोलेंगे है ना, पूछें उस पर इंप्रेशंस होते हैं बहुत सारे, वो पूछ लेंगे बताओ कौन सा क्या इंप्रेशन है, उसका हाइलम पूछते हैं, करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ते आना चाहिए आपको। तो स्प्लीन पे अगर क्वेश्चन आता है तो वही जनरल ग्रोस एनाटॉमी बताना है आपको, उसकी लोकेशन एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताना है। देन स्प्लीन के रिलेशंस बताना है आपको, रिलेशंस दोनों बताना है। पी मतलब पेरिटोनल रिलेशंस भी आना चाहिए और वी मतलब विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन स्प्लीन के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विसरल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्प्लीन पे मेन तो ये क्वेश्चन पूछता है इंप्रेशंस कितने होते हैं, और इंप्रेशंस मतलब क्या? विसरल रिलेशन। वही पेनक्रियाटिक इंप्रेशन होता है, रेनल इंप्रेशन होता है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। क्लियर है। और लास्ट में स्प्लीन की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई तो बहुत ईजी है, स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन करती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टमक एंड स्प्लीन, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं, लीवर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपैरेटस। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लीवर पे भी जो है केवल आपको वाइवा में ही पूछते हैं, लीवर को उठाओ है ना, वहाँ पर रखा रहता है ऑर्गन्स में। और लीवर की हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, पेपर में डायरेक्ट आपको बनाने को भी आ जाएगी या फिर हिस्टोलॉजी वाइवा में भी आती है। क्लियर है, तो ये लीवर की हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कभी क्वेश्चन बाय चांस किस्मत खराब है आपकी तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपैरेटस पे भी आ जाता है। जनरली आता नहीं है इस पे क्वेश्चन, लेकिन एनाटमी है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप जब सब पढ़ लो ना, मतलब मैंने जो इतने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सब हो जाए उसके बाद इस पे जाना। क्लियर है, पहले मत करना ये, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। देन आ जाओ किसके ऊपर? चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, डिओडेनम पेनक्रियास पोर्टल वेन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला भी है। क्यों है दिमाग ख़राब करने वाला? एक मेरा सजेशन है पर्सनल, आपको कभी भी डिओडेनम और पेनक्रियास जो है एक साथ मत पढ़ना, क्योंकि इनके जो रिलेशंस है ना सभी मिक्स हो जाते हैं आपस में, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता क्वेश्चन इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? डिओडेनम के बारे में। डिओडेनम जो होती है उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं? इंट्रोडक्शन ग्रोस एनाटॉमी तो लिखना ही है आपको। उसके अलावा डिओडेनम के क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम होता है, सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है और फोर्थ पार्ट होता है। क्लियर है, तो इन चारों पार्ट्स पे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चारों पार्ट्स में से कौन सा है? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ही अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, किस पे? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्या क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है उसमें आपको बस कुछ नहीं, बस उसके फीचर्स लिखना है आपको, है ना। सेकंड और थर्ड पार्ट के फीचर्स क्या है, वो कहाँ से डेवलप है, उसकी स्पेशल बात क्या है। उसके अलावा क्या आपको उस सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के रिलेशंस लिखना है। रिलेशन में भी अगर आपने डायग्राम बना दिया ना, सबसे परफेक्ट वही रहता है, डायग्राम आप बना दो। क्लियर है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा आपको ब्लड सप्लाई ऑफ डिओडेनम लिखना है, ब्लड सप्लाई क्या है, कौन सा पार्ट किससे सप्लाई हो रहा है। और उसके अलावा इंटीरियर ऑफ डिओडेनम एक डायग्राम बनाना है बस आपको छोटा सा इंटीरियर में। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या? डिओडेनम, ओके। आगे चलिए, अब आता है क्या? पेनक्रियास। पेनक्रियास पे वही सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन लिखना है, ग्रोस एनाटॉमी आपको पेनक्रियास की क्या होता है, लोकेशन क्या है, लेंथ वगैरह याद हो तो लिख देना, कैसा ऑर्गन है, लोबुलेटेड ऑर्गन होता है। फिर ये हो जाएगा आपका
आगे चलिए, उसके बाद पार्ट्स लिखना है पेनक्रियास, कितने पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है। फिर इन सभी पार्ट्स के रिलेशंस भी याद होना है आपको, है ना, किस पार्ट के एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल रिलेशंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद पेनक्रियास की जो डक्ट होती है ना, उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देना, नाम वगैरह लिख देना, या फिर डायग्राम बना देना डायरेक्ट, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना देना डक्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पेनक्रियास की हिस्टोलॉजी, ठीक है। आगे चलिए, डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास और पेनक्रियास के डेवलपमेंटल एनामोलीज, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एसएक्यू में, है ना, पेनक्रियास का डेवलपमेंट और एनामोलीज ऑफ डेवलपमेंट, एनुलर पेनक्रियास वगैरह होता है, तो आप देख लेना एक बार। देन लास्ट नंबर पे क्या, ब्लड सप्लाई लिखकर आपको ख़त्म करना है। और एक चीज़ भूल मत जाना, अप्लाइड एनाटमी हर इसमें लिखनी है, भले ही पूछी ना जाए लेकिन फिर भी लिखनी है आपको, ओके। देन आ जाइए थर्ड पार्ट, क्या, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में ही आया है, पोर्टोकल एनास्टोमोसिस, है ना, तो याद रखिए। सबसे पहले आपको ग्रोस एनाटमी लिखनी है, पोर्टल वेन होती क्या है, कैसी क्या होती है, सब लिखने के बाद आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ये अलग से भी क्या एसएक्यू के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। पोर्टोकेलर एनास्टोमोसिस में भी बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है पोर्टोकेलर एनास्टोमोसिस का, ओके। सिग्निफिकेंस लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, व्हाट आर द साइट्स ऑफ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है पोर्टोकेलर एनास्टोमोसिस। साइट्स में ये भी लिखना है किस वेन के बीच में हो रहा है ना, एक तो पोर्टल वेन की ब्रांच रहेगी या फिर उसकी ट्राइब्यूटरी रहेगी, और एक क्या रहेगी, सिस्टमिक जो वेन्स होती है वो रहेगी, इनके बीच में एनास्टोमोसिस पाया जाता है, ठीक है। तो साइट्स लिखना है आपको। साइट्स लिखने के बाद लिखना है कि किस साइड में, अप्लाइड एनाटॉमी में लिखना है साइट के साथ साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार, कौन सा, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। विश्राम सिंह में आखिरी में एक टेबल दी हुई है, बस वो लिख दोगे ना तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। कंपैरिजन में एक ऐसी करके टेबल बनी हुई है ना, 3 कॉलम है उसमें, तो वो लिख देना, मोर देन इनफ है, ठीक है, तो आपको काम हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो गया, देख लीजिए एक बार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 हो गया। अब आ जाओ किसके ऊपर, चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 है हमारा क्या, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर है। जैसे कि जेजुनम और इलियम जो होती है उनके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपके सामने वो दे देंगे आपके हाथ में जेजुनम इलियम, पूछ लेंगे आपसे कि बताइए जेजुनम है कि इलियम है, और ये भी पूछेंगे कैसे पहचाना कि जेजुनम है और ये इलियम है, क्लियर है। तो उनके डिफरेंस याद रखना है आपको। सेकंड नंबर पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है क्या, मेकल्स डायवर्टिकुलम, ठीक है, मेकल्स डायवर्टिकुलम पे ऐसे क्यों आ सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ अपने पेक्युलरिटीज़ होती है, स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के फीचर्स होते हैं। तो वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो बना सकते हो, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। आगे चलिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का तो भैया ऐसा है कि आपसे जो है इसको LAQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं अपेंडिक्स का, क्लियर है। तो अपेंडिक्स पे कभी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखनी है, उसकी ग्रोस एनाटमी लिखनी है। ग्रोस एनाटमी के बाद सरफेस एनाटमी भी ये वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, अपेंडिक्स की क्या, सरफेस एनाटमी, ओके। देन अपेंडिक्स की हिस्टोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, अपेंडिक्स की हिस्टोलॉजी। देन ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, पोजीशन, अपेंडिक्स की पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो आपसे MCQ में आ जाएगा या वन वर्ड, अगर एग्जाम पैटर्न वन वर्ड रहा तो वन वर्ड में पूछ लेंगे कि सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन क्या है या फिर सबसे डेंजरस पोजीशन क्या होती है अपेंडिक्स की, ओके। तो इन 5 पॉइंट्स के, मतलब इन 5 हेडिंग्स के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है अपेंडिक्स का, ओके। तो ये हो गया हमारा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन चैप्टर कवर। देन आ जाइए चैप्टर नंबर 11, किडनी, यूरेटस, सुप्रा रिनल ग्लैंड। तो क्वेश्चन सबसे पहले आएगा किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, इंपॉर्टेंट है किडनी, है ना, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो इग्नोर मत करना। किडनी के ऊपर भी वही ग्रोस एनाटमी लिखना है आपको। ग्रोस एनाटमी के बाद किडनी के एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशंस लिखना है आपको। उसके अलावा किडनी की जो कवरिंग्स होती है उसके बारे में लिखना है, रिनल फेशिया, पेरीरिनल फेशिया, पैरारिनल फेशिया वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा क्या, मैक्रोस्कोपिक फीचर, जो अपने पढ़े थे ना, किडनी में क्या होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, फिर उसी में रिनल साइनसेस, कॉलम ऑफ बर्टीनी वगैरह जो जो भी मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, वो सभी आपको डिस्क्राइब करना है किसमें, मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में।
उसके बाद किडनी जो है, किडनी की ब्लड सप्लाई के हिसाब से उसको अपन ने वेस्कुलर सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, वो लिखना है आपको। देन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया एम्ब्रियोलॉजी का भी क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ किडनी, क्लियर है, और उसका अप्लाइड, अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट और अप्लाइड जो है अलग से भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हॉर्सशू शेप्ड किडनी होती है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, तो ये सब चीज़ें आपको अप्लाइड एनाटमी में जो है आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी किडनी के ऊपर क्वेश्चंस जो आने वाले हैं। उसके अलावा ये यूरेटर, यूरेटर जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही कि जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो हो जाए उसके बाद कर सकते हो आप यूरेटर। ओके, तो यूरेटर में वही ग्रॉस एनाटमी याद कर लेना उसकी, उसके बाद यूरेटर का जो कोर्स होता है बस एक डायग्राम बना देना उसका यूरेटर के कोर्स का। और ये इंपॉर्टेंट है, यूरेटर में जो एनाटमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं तो उनकी साइट्स पूछी जाती है, कहाँ कहाँ पर यूरेटर में जो है एनाटमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये टाइपिकल जो अपन एडवाना में देख ही रहे हो आप, ब्लड सप्लाई और रिलेशंस ऑफ यूरेटर, क्लियर है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, किडनी, यूरेटर एंड सुप्रारेनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट अब आ जाओ किसके ऊपर, लास्ट चैप्टर है हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। इसमें भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस इसमें आपसे नॉर्मल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा पूछेंगे, या फिर सीलिएक ट्रंक जो होता है उसकी ब्रांचेस पूछी जा सकती है। ओके, एब्डोमिनल एओर्टा या फिर सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये हो गए हमारे एब्डोमन के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यार सिंपल सी बात है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ठीक ही है, लेकिन आपको एक बार है ना, एटलीस्ट एक बार पूरी एनाटमी की बुक पूरी पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतना करने के बाद एक बार जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो कर लो एक बार, और ये भी अच्छे से हो जाए ना, तब जाकर इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस पे आना, क्योंकि अगर यही नहीं किए ना आपने तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। क्लियर है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको टिप दी थी, वो टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और एक और चीज़, अगले आपको जो भी टॉपिक्स में दिक्कत लग रही है कि ये टॉपिक्स नहीं बन रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसको, तो उन टॉपिक्स पे मैं जो है कोशिश करूँगा कि उन सभी टॉपिक्स की वीडियो भी जो है हम लोग अपलोड कर दें। ओके, लेकिन ये जो टॉपिक्स रहेंगे इनकी वीडियोस 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस होने के बाद ही अपलोड होगी। बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ना, तीनों वॉल्यूम के एनाटमी के, वो सभी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि हर नए वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।